हेलो क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था 18 चैप्टर पोल्यूशन अ ग्लोबल थ्रेट। इट इज़ ऑन पेज नंबर 225। इसके बाद हम ये वाला टॉपिक कर चुके थे। एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ एसिड रेन. So acid rain is on page number 228. Let's start with the topic. The burning of fuels in automobiles, various industries and power plants releases gas such as carbon dioxide, sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the air. These gases combine with water vapor to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. होता क्या है कि जब भी इंडस्ट्री से या ऑटोमोबाइल से, आपके व्हीकल से जो धुआं निकलता है उसके साथ निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब होता क्या है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इसमें वाटर वेपर भी है, यानी H2O है गैसियस फॉर्म में. ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के संग, बना लेता है कार्बोनिक एसिड. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और वाटर वेपर के साथ हम बोलें तो इसको बनाता है ये सल्फ्यूरिक एसिड. और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ यानी कि वाटर वेपर के साथ, तो ये बनाता है आपका नाइट्रिक एसिड. These acids mix with rain, making it acidic. Such a form of precipitation which is highly acidic due to the presence of acids is known as acid rain. कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड तीनों ही एसिड हैं. ये रेन वाटर के संग मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद ये हमारे अर्थ के सरफेस पर आते हैं रेन की फॉर्म में, यानी रेन के साथ ये एसिड भी आते हैं. जब इस तरीके की बारिश होती है जिसमें एसिड ज़्यादा होता है तो ऐसी बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन. एसिड रेन कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट, सॉइल एंड इवन ह्यूमन हेल्थ. Lakes and streams get contaminated by the acid rain that falls directly in these water bodies or gets washed into them as surface runoff. This may alter the chemical environment of such water sources and डिस्टर्ब द एक्वेटिक लाइफ. अब आप सोच के देखिए, अगर ये एसिड रेन हमारी अर्थ पर आएगी, जो कि आ रही है और मिल रही है वाटर बॉडीज़ में, हमारे प्लांट्स पर गिर रही है, मॉन्यूमेंट्स पर गिर रही है, हमारी बॉडी के ऊपर गिर रही है, तो क्या होगा? जब आपकी बॉडी पर एसिड गिरेगा तो आपकी स्किन में दिक्कत आएगी. मॉन्यूमेंट्स पर गिरेगा तो मॉन्यूमेंट्स येलो हो जाएंगे. इसके अलावा ये वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो ये वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुँचाएगा. When acid rain falls on the leaves, they lose nutrients present in them. जब ये leaves पर गिरेगी acid rain तो इसके nutrients खत्म हो जाएंगे. Acid rain falling on the soil dissolves nutrients from the soil and carries them away. इसके अलावा जब ये acid rain हमारी मिट्टी पर गिरेगी तो nutrients को वहाँ भी ये खराब कर देगी. The soil also becomes acidic. और जब acid वाला पानी soil पर गिरेगा तो हमारी जो soil है वो भी acidic हो जाएगी and therefore unsuitable for the growth of plants. Acid rain is a threat not only for the living organisms but also the non-living things such as buildings, monuments, statues and bridges. It corrodes the surface of such structures. ये इंसानों के लिए या living things के लिए ही harmful नहीं है, ये non-living things यानी कि monuments, bridges, roads के लिए भी harmful है क्योंकि ये इनके surface को खराब कर देता है. Monuments reflect the rich heritage of a country. They therefore need to be preserved. For example, the Taj Mahal is a historical monument of India. देखो, किसी भी देश की जो विरासत है वो है उसकी मोन्यूमेंट. अब जैसे हमारे इंडिया में है ताज महल, आगरा में है. It is also one of the seven wonders of the world. It was built with shimmering white marble, but now it seems to be losing its glow. चमचमाते हुए सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है ताजमहल, पर अब धीरे धीरे इसकी जो चमक है वो जा रही है. This is because of the pollutants released by industries located in and around Agra such as iron foundries, glass factories, automobile and rubber industries and the Mathura oil refinery. तो रिफाइनरी है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब की वजह से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो हमारी ताजमहल को ख़राब कर दे रहा है. These factories release pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide into the air which combine with water vapor to form acid rain. तो इसमें से आपको मैंने अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया है कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं और वो एसिड रेन की फॉर्म में वापस आते हैं.
द एसिड रेन corrodes द मार्बल ऑफ द मोन्यूमेंट, अ फिनोमिना नोन एज मार्बल कैंसर। तो ये जो एसिड रेन आती है और मॉन्यूमेंट पर गिरती है तो इसको बोलते हैं मार्बल कैंसर, क्योंकि इसमें ये मार्बल को खराब कर देती है। The soot particles released from these industries also settle on the monument, causing yellowing of the marble. इसके अलावा इसके इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है वो भी आपके मॉन्यूमेंट पर जम जाएगा, जिसकी वजह से वो आपको येलो दिखने लगेगा, और येलो वो हो रहा है। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। हैव यू एवर सीन अ ग्रीन हाउस? अ ग्रीन हाउस इज अ स्मॉल हाउस ऑफ ग्लास यूज टू ग्रो प्लांट्स स्पेशली इन प्लेसेस विथ कोल्ड क्लाइमेट। तो आपने वैसे तो असलियत में शायद नहीं देखा होगा, पर टीवीज़ में देखा होगा कि एक कांच का बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बनाया होता है और उसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये एक्चुअली ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो हीट को बनाए रखने के लिए जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस का मतलब जो एयर ट्रैप हो जाएगी वो हो जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, और प्लांट्स के लिए एक गर्म टाइप का एटमॉस्फियर उसके अंदर बना रहेगा। दे वर्क बाय ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन। द ग्लास पैनल्स ऑफ द ग्रीन हाउस अलाउ द सनलाइट टू एंटर बट डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। तो वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि उसके अंदर हीट आ तो सकती है पर जाती नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस। इन अ सिमिलर वे द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन। बिल्कुल इसी की तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेज हैं, जो एयर है, ये भी ग्रीन हाउस की तरह ही काम करते हैं। ओके, पर एक लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि गर्मी को ज़्यादा नहीं बढ़ने देते, उतनी ही गर्मी को मेंटेन रखते हैं जितना कि जीने के लिए ज़रूरी है। Earth's atmosphere acts like a blanket around it. Gases such as carbon dioxide, water vapor, methane, nitrous oxide, and CFCs in the atmosphere trap the heat radiated by the earth, which keeps it warm. These gases are referred to as greenhouse gases. तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनका नाम इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFCs। ये जितनी भी हीट आती है हमारी अर्थ पर, ये उसको पकड़ के रख लेती है, एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं, उसको बाहर नहीं जाने देती हैं। एक इस टाइप की शील्ड बन जाती है जिसके अंदर हीट बाहर नहीं जा पाती। ये पूरी शील्ड बन गई ग्रीन हाउस गैसेस की, और ये जितनी हीट दिन के समय आई है और जो दोपहर के समय हमारी अर्थ के सरफेस पर इकट्ठी हो गई है, उस हीट को बाहर चले जाना चाहिए पर इसको नहीं जाने देती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस। They behave much like the glass panes in a glass house. The earth absorbs some of the sunlight falling on its surface and reflects the rest. A part of this reflected light is trapped by the greenhouse gases. This causes heating of the earth's surface and its lower atmosphere. This phenomena is known as greenhouse effect. It helps in maintaining optimum temperature on the earth by keeping it warm. Without this effect, the average temperature on the earth's surface would have been minus 18 degrees Celsius. In the recent years, the concentration of greenhouse gases in the air, particularly carbon dioxide, has increased significantly. This has led to enhanced greenhouse effect, as a result of which the average temperature of the Earth's lower atmosphere is increasing gradually. This is known as global वार्मिंग। अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़रूरी है हमारी अर्थ के लिए, क्योंकि ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आता है। एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी गैसेस है, ये जो हीट है वो हीट और लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा उसका अमाउंट बचा कर रख लेते हैं और हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर ये गैसेस नहीं होंगी तो कम से कम आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो माइनस 18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, और आप समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ कितनी ठंडी हो जाएगी। ये हमारी अर्थ को गर्म करने का काम करती है। पर अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जितना टेम्परेचर रहना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हमारी अर्थ का रहता है। इसलिए जो गर्मियाँ पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, मतलब आप याद करिए मई जून जुलाई का महीना, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जब एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगे हमारी अर्थ का, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, as discussed above, the concentration of carbon dioxide in the air has increased a lot in the past few years, mainly as a result of some human activities. Increased burning of fuels such as coal, wood, petrol and diesel has led to
and increase in the amount of carbon dioxide that is released into the air. तो हम अभी इतना सब कुछ पढ़ते आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्यों बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में. भाई पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और प्लांट्स हम काटते जा रहे हैं. Also, large scale cutting down of trees has further disturbed the balance of carbon dioxide. Plants use carbon dioxide for photosynthesis. Because of deforestation, the amount of carbon dioxide which is used by plants is reduced and hence its concentration in the air increases. तो जितने अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा भी दें तो ये अच्छी चीज़ है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे के पूरे पेड़ ले लेंगे और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देंगे. पर हम दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं. हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ा रहे हैं एनवायरनमेंट में और पेड़ों को भी काट रहे हैं. तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? कोई नहीं. वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाएगी. ग्लोबल वार्मिंग हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज. मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड रिड्यूस्ड सैलिनिटी, flooding of the low-lying areas and rising temperature are just a few of the devastating effects of global warming. अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, बर्फ़ पिघल जाएगी, सी का लेवल बढ़ जाएगा. इट डिस्टर्ब्स द एंटायर इकोसिस्टम. इसके अलावा ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को भी ख़राब कर देगा. इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न वेयर ईच वन मस्ट प्ले हिज और हर पार्ट. बाय एन इनिशिएटिव टेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस, many countries have reached an agreement to reduce emission of greenhouse gases. Kyoto and Copenhagen protocols are two such agreements. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें शुरुआत किया गया है यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर. यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर करने से हुआ ये है कि कई सारी कंट्रीज़ ने, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वो अपने देश के स्तर पर प्रयास करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज ना बढ़ें और ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े. Now, reducing air pollution. In India, several steps have been taken by the government for reducing pollution. Many cities in India now have pollution control checks for vehicles. तो हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि इस टाइप का पोल्यूशन कम हो जाए. Attempts are also being made to keep a check on polluting industrial units. इंडस्ट्रीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि उनसे ज़्यादा धुआं ना निकले. इसके अलावा व्हीकल्स भी आपने देखा होगा कि प्रॉपर सर्विस करने को बोला जाता है, क्योंकि अगर धुआं निकलते हुए पकड़ा गया तो चालान कट जाता है. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रही है. दिल्ली इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. हाउएवर, सेवरल मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू इम्प्रूव द सिचुएशन. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. तो देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा क्या क्या किया है जिसकी वजह से वहाँ का जो पोल्यूशन है वो कम हो पाए. फ्लाइंग एनर्जी एफिशिएंट एंड नॉन पॉल्यूटिंग सीएनजी बसेस एंड ऑटो रिक्शाज. तो कोशिश की जा रही है कि सीएनजी वाली जो और ट्रांसपोर्टेशन है वो शुरू किया जा सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. फेसिंग आउट ऑल द ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल्स दैट वर मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड. 15 साल से ज़्यादा पुराने वाले जो व्हीकल्स हैं उन सबको ख़त्म किया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है. इंट्रोडक्शन ऑफ अनलीडेड पेट्रोल एंड सीएनजी ड्रिवन व्हीकल्स एज दे कॉज लेस पोल्यूशन. इसके अलावा पेट्रोल भी अनलीडेड लाया जा रहा है जिसमें लीड ना हो, और दूसरा सीएनजी वाली गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. सेटिंग अप ऑफ स्ट्रिंजेंट एमिशन नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एंड पावर प्लांट. इसके अलावा काफ़ी सारे नए कानून लाए जा रहे हैं कि धुआं आपके व्हीकल से भी कम निकले और इंडस्ट्री से भी लिमिटेड अमाउंट में ही स्मोक निकले. मेकिंग पोल्यूशन चेक फॉर व्हीकल मैंडेटरी. Continuous monitoring of air quality by testing samples of air at all the traffic junctions and marketplaces by government and other private agencies. इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज समय समय पर एयर का टेस्ट करती रहती हैं कि उसके अंदर कितना पोल्यूशन है. सेटिंग अप फैसिलिटीज़ फॉर चेकिंग ऑफ पोल्यूशन लेवल्स एंड इश्यू ऑफ PUC सर्टिफिकेट्स एट पेट्रोल पंप्स एंड वर्कशॉप्स. इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस. इससे तो सच में ही काफ़ी कम होगा पोल्यूशन, क्योंकि लोग ज़्यादा मेट्रो का यूज़ करेंगे, पब्लिक व्हीकल अपना प्राइवेट व्हीकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स पोल्यूशन तो कम होगा. यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. ये तो थे जो सरकार कर रही है. अब हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन कम हो. यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज मच एज पॉसिबल. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही आप यूज़ करें.
अडॉप्ट कारपूलिंग फॉर ट्रैवलिंग टू स्कूल और ऑफिस और टू द सेम डेस्टिनेशंस। तो कारपूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी के पापा ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ उन्हीं के ऑफिस के 2-4 लोग और रहते हैं, तो अपने अपने व्हीकल से जाने की बजाय अगर ये लोग एक कॉमन कार से जाएं और शाम को वापस आ जाएं, तो कितनी गाड़ियों का पेट्रोल बच जाएगा। यूज़ गार्डन वेस्ट टू मेक कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट। इसके अलावा जितना भी गार्डन वेस्ट होता है उसको आप खाद बनाने में यूज़ करें, उसको जलाएं ना। रिमेंबर द 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अवॉइड यूजिंग डिस्पोजल गुड्स। डिस्पोजल सामान का यूज़ ना करें। अवॉइड बस्टिंग क्रैकर्स। क्योंकि दिवाली आ रही है, आप कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल भी पटाखे ना जलाएं। These not only cause air pollution but also noise and land pollution. In rural areas, people should be educated to use biogas instead of traditional fuels such as firewood, charcoal and cow dung for cooking and heating. इसके अलावा गांव में जो लकड़ी जलाते हैं, कंडे जलाते हैं, उनकी बजाय उनको बताया जाए कि आप बायोगैस यूज़ करिए इस चीज़ों को यूज़ करने की बजाय। Plant more trees as they help in reducing air pollution. अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हमने पढ़ लिया, अब चलिए देखते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर कंप्राइजिंग ओवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज अनडाउटेडली द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ प्लैनेट। देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट वाटर। तो बिना पानी के तो हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते हैं। रिकॉल अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एंड लिस्ट देम डाउन। Of all the water that is available on earth, almost 97% of it is present in the oceans and seas. जितना भी पानी हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है उसका 97% ओशियन और सीज में है। दिस इज सॉल्ट वाटर एंड इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ये 97% पानी हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि हम इसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर। तो 100% में से 97% तो बेकार हो गया, हम यूज़ ही नहीं कर सकते पीने के लिए। 3% फ्रेश वाटर है। मेजर पोर्शन 79% ऑफ द फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स वाइल 20% इज अंडरग्राउंड। तो 3% में से भी 2% पानी ऐसा है जो जमा हुआ है, हम उसको नहीं पी सकते तोड़कर, बर्फ़ को तोड़कर हम नहीं पी सकते। बचा सिर्फ 1% पानी हमारे पीने के लिए। Only 1% left is found in lakes, rivers, streams and ponds. This is the surface water we all depend on for most of our needs, such as drinking, washing, gardening and recreation. Water that is suitable for drinking is known as potable water. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जो कि पीने के लायक हो। We are all aware of this fact, yet we disregard this by polluting our water resources. With so little water available, we still do not care to preserve or conserve it. इतना कम पानी मिलने के बाद भी, होने के बाद भी हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। Water pollution. It is the contamination of water with chemicals or other foreign substances that are detrimental to living organisms. तो वाटर पोल्यूशन क्या है? ऐसे सारे खराब केमिकल्स और ऐसी चीज़ें जो कि पानी को गंदा कर देती हैं और उसको पीने लायक और यूज़ करने लायक नहीं छोड़ती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स, और जब ये मिक्स हो जाती हैं पानी में तो हम उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। हाउ डू यू नो वाटर इज़ पोल्यूटेड? प्योर वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस। ना खुशबू होगी, ना बदबू होगी, ना टेस्ट होगा, ना कोई कलर होगा अगर आप फ्रेश वाटर पी रहे हैं तो। द वाटर वी ड्रिंक हैज़ मिनरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट विच इम्पार्ट टेस्ट टू वाटर। हालांकि जो थोड़ा बहुत टेस्ट आता है वाटर का वो उसमें मिले हुए सॉल्ट से आता है। द वाटर यू गेट फ्रॉम द टैप इन योर हाउस मे टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर यू गेट फ्रॉम द स्कूल। इफ द वाटर हैज़ अ डिसएग्रीबल टेस्ट और ऑडर, चांसेस आर इट इज़ ड्यू टू वन और मोर मैनी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर। तो आप पानी पीते हैं, स्कूल में भी पानी पीते हैं, घर में भी पीते हैं। अब आप ये देखिएगा कि क्या पानी में टेस्ट अलग है, क्या ख़राब है, आपको पीने में ख़राब लग रहा है। क्योंकि अगर आपको पानी में से स्मेल आ रही है, आपको वो पीने में ख़राब लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक या कहीं ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो सकते हैं। कैन यू सी एनी मटीरियल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस? What happens to the sand initially and after a while? Does the water in any of the beakers remain suitable for drinking? अब हमें पानी मिल कहाँ से सकता है? सोर्सेज। तो वाटर इज pollution is a matter of global concern because it affects each one of us.
तो वाटर पोल्यूशन एक विश्व स्तरीय परेशानी है क्योंकि इससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं. टू फाइंड अ रेमेडी टू द प्रॉब्लम, फर्स्ट लेट अस आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो वाटर पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें वाटर मिलता कहाँ से है. तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक सोर्सेज. As you have learnt in your previous class, the water that flows out after being used for domestic, industrial and other purposes is termed as wastewater. तो जितना भी आपके इंडस्ट्री से या घर से जो पानी निकलता है गंदा, उसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर. A lot of wastewater is generated from our homes. It is called domestic sewage, which runs down the drains of our homes. तो इसको हम बोलते हैं जो हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, बर्तन साफ किया उसका पानी निकला, कपड़े धुले उसका पानी निकला, घर हमने धुला उसका पानी निकला, तो वो सारा का सारा जो वेस्ट निकलता है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सीवेज. आइडियली द सीवेज शुड बी ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज. अब होता क्या है कि ये जो जितना भी गंदा पानी निकल रहा है, अगर प्रॉपर प्रोसीजर से इसको रिलीज किया जाए वाटर बॉडीज में, तो वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी इसमें से सारे केमिकल्स को हटाना चाहिए. However, due to growth in population and urbanization, overproduction of sewage occurs and many times the untreated sewage is thrown directly into the rivers. इसमें तो लिखा है many times, पर एक्चुअली सारा का सारा जो पानी होता है वो सारा का सारा डायरेक्ट पानी आपके वाटर बॉडी में पहुंचा दिया जाता है. इसमें many times मुझे नहीं पता कहाँ के लिए लिखा है कि कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा पानी सीवेज में अनट्रीटेड छोड़ा जाता है, जबकि आप भी जानते हैं और हम भी कि जितना भी पानी छोड़ा जाता है वो सब अनट्रीटेड ही होता है, यानी कि उसको ट्रीट नहीं किया जाता. डोमेस्टिक सीवेज कंटेन्स वेस्ट कमिंग फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सोर्सेज. It includes plant waste, human excreta, waste from soaps, detergents and other household products like floor cleaner, shampoo, lotion, moisturizer, hair dye, bleach and many others. Untreated sewage also becomes the carrier of disease-causing microorganisms such as bacteria, virus, fungi which are present in human and animal feces. तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है सोप का, डिटर्जेंट का, वो तो होता ही है, प्लस जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं हम, साबुन यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो केमिकल होते हैं वो सब पानी में घुलते हैं और वाटर बॉडी में चले जाते हैं. वाटर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि BOD. उसमें आपका SPM से मेज़र किया जा रहा था. जितना ज़्यादा SPM सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर उतना ही ज़्यादा हवा गंदी. इसी तरीके से जितना भी आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ही ज़्यादा BOD is the amount of oxygen needed by the microorganisms to decompose the organic waste present in the sewage. तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है यानी कि BOD है, ये उतने अमाउंट का ऑक्सीजन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए. द हायर द अमाउंट ऑफ BOD द मोर पॉल्यूटेड द वाटर इज. तो जितना ज़्यादा BOD उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन. द हायर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सीवेज द हायर इज द BOD. जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा BOD आपको उस पानी में मिलेगा. You must have seen people washing clothes and bathing in the rivers, ponds and lakes. The soaps and detergents contain chemicals such as nitrates and phosphates. आपने लोगों को वाटर बॉडी में ही, यानी तालाब होगा या नदी होगी, उसमें नहाते हुए देखा होगा, कपड़े धुल रहे होंगे, अपनी भैंसों को तैरा रहे होंगे, तो उसमें से जितने भी केमिकल्स हैं, गंदगी है, वो कहाँ चली गई? पानी में. When these chemicals get into a water body, the nutrient level of the water increases. दिस फेवर्स एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी. जितना ज़्यादा गंदगी होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें एल्गी बढ़ेगी और इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, यानी कि पानी में गंदगी की वजह से जितनी ज़्यादा एल्गी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा होगा यूट्रोफिकेशन. Excessive growth of algae results in the reduction of the oxygen content of a water body as they themselves use up all the oxygen in the water, leaving none for other marine creatures. This results in the death of many aquatic organisms. The bloom of algae also blocks sunlight from the reaching underwater plants, because of which they are unable to carry out photosynthesis. भाई जितनी ज़्यादा
आपकी एल्गी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा पानी में ऑक्सीजन कम होती जाएगी। जितनी ज़्यादा कम ऑक्सीजन होगी पानी में उतने ही ज़्यादा उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको दिक्कत होगी सांस लेने में और वो मर जाएंगे। दूसरा, जो काई होती है, जो काई जम जाती है पानी में, वो सनलाइट को नहीं आने देती है पानी में, जिसकी वजह से जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, वो भी मर जाते हैं। दूसरा है इंडस्ट्रियल सोर्सेज। The industrial waste includes harmful chemical substances such as acids, metals such as mercury, arsenic, cadmium, lead, fluorides and heated liquids। अब इंडस्ट्रियल सोर्सेज भी हैं जहाँ से पानी हमें मिलता है, गंदा पानी, और जो वाटर बॉडीज़ को ख़राब करता है। उसके अंदर से निकलता है मेटल, उसके अंदर से निकलती हैं गैसेज, उसके अंदर से कैडमियम, लेड, फ्लोराइड जैसे हार्मफुल केमिकल भी निकलते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री से निकलता है बहुत ज़्यादा गर्म पानी। It is discharged into the nearby water bodies. The water bodies thus get polluted, making the water unsuitable for use। अब खुद सोचिए कि जब इतने सारे केमिकल्स घुल कर मिलेंगे उस वाटर बॉडी में, तो क्या वो वाटर बॉडी आपके पीने के लायक होगी? The industry should discharge the waste into water bodies only after proper waste water treatment। जबकि होना क्या चाहिए कि इंडस्ट्री से जो पानी निकल रहा है, पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होने के बाद उसको साफ़ किया जाएगा, साफ़ होने के बाद ही उसको वाटर बॉडी में छोड़ा जाएगा। पर होता क्या है, सीधा का सीधा उसको वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है। तीसरा है एग्रीकल्चरल सोर्स। इन ऑर्डर टू गेट अ हायर क्रॉप यील्ड एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स, farmers make use of fertilizers, pesticides and insecticides which contain chemical substances such as nitrates and phosphates। अब होता क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, वीड से बचाने के लिए, इसके अलावा अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं। ये केमिकल्स कहाँ जाते हैं? आपके प्लांट्स में। प्लांट्स आप खाते हैं, आपके अंदर पहुँच जाते हैं। बाकी का जो केमिकल है वो गिरता है ज़मीन पे और आपकी ज़मीन को ख़राब करता है। These chemicals reach the water bodies along with the surface runoffs from the agricultural lands and pollute the water. They also cause eutrophication। अब होता क्या है कि जो ज़मीन पे गिर गया, बारिश होगी, उसके साथ वो केमिकल्स पानी के साथ बहकर जाएंगे, तो या तो वो ज़मीन के पानी को ख़राब करेंगे या फिर वो बहकर जहाँ जिस बॉडी में मिलेंगे उसको ख़राब करेंगे। और ये जो केमिकल्स पहुँचते हैं पानी में, ये भी यूट्रोफिकेशन करने का काम करते हैं। अब बाकी के देख लेते हैं और किस किस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। पीपल डंप लिटर्स सच एज प्लास्टिक बॉटल्स, पॉली बैग्स एंड एम्प्टी पैकेट्स ऑफ ईटेबल्स इनटू द वाटर बॉडीज। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल विच एड्स टू द पोल्यूशन लेवल इन वाटर। खा पी के जितने भी पैकेट्स, बॉटल्स होती हैं उनको वाटर बॉडी में फेंक दिया जाता है या फिर वो कचड़े के साथ उसमें चली जाती हैं। Plastics that have broken down into tiny pieces can be eaten by sea creatures which may cause their death। अब जो टुकड़े होंगे उन रैपर्स के, उन बॉटल्स के, वो बेचारे ऑर्गेनिजम्स खा लेंगे जो पानी में रहते हैं, मर जाएंगे। खुद सोच सकते हैं ना कि प्लास्टिक अगर वो खाएंगे तो क्या होंगे, मर ही तो जाएंगे। Since plastic is non biodegradable, it will not be decomposed by microorganisms। Electricity generated in the hydropower or thermal power stations helps us in every walk of life, but the heated water of the power plants leads to thermal pollution in the water bodies। हम सब जानते हैं कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। इसके लिए थर्मल वाटर प्लांट्स बनाए गए जिसमें पानी के बहाव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नो डाउट कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये अल्टरनेटिव सोर्स है जो फ्यूल्स हैं उनको बचाने का। पर आप ये सोचिए कि उससे निकलने वाला जो गर्म पानी है वो अगर वाटर बॉडी में जाएगा तो वाटर बॉडी में होता है थर्मल पोल्यूशन, यानी कि जो वाटर बॉडी है उसके पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस kills aquatic animals and plants by reducing the oxygen content of the water and increasing its temperature। ऑयल स्पिल इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द ओशियंस एंड सीज। इसके अलावा तेल के कुएँ जो खोदे जाते हैं ओशियन और सीज में, कई बार उसमें से भी तेल फैल जाता है और वो तेल बड़ा खतरनाक होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। द ऑयल टैंकर्स एंड ऑफशोर पेट्रोलियम रिफाइनरीज कॉज ऑयल लीकेज इनटू द वाटर। ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस एंड प्रिवेंट्स द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम मिक्सिंग इन द वाटर। दिस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर एंड दस एंडेंजरिंग द मेराइन लाइफ। होता क्या है
कि भाई चलो एक तो हो गया तेल के कुएं खोदे, उसमें से तेल निकल आया, फैल गया। दूसरा, जब उसको शिप में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कई बार उसमें तेल की लीकेज हो जाती है और वो जो ऑयल होता है वो आपके वाटर बॉडी में मिक्स हो जाता है। मिक्स वो इस तरीके से होता है कि सरफेस पर आ जाता है। आप तेल को पानी में डालकर देखिएगा, ऊपर तैरने लगेगा। इसी तरीके से जितनी भी वाटर बॉडी है उसके सरफेस पे आपके ऑयल तैरने लगेगा। ऑयल तैरने की वजह से ऑक्सीजन वाटर के अंदर नहीं जा पाएगी और वाटर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन लेवल वाटर का कम हो जाएगा तो उसमें रहने वाली मछलियाँ और जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से सांस लेंगे? नहीं ले पाएंगे, तो वो मर जाएंगे। Tackling water solution. Something has to be done soon to protect this valuable resource from the perils of pollution. बहुत ही जल्द हमें एक ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिनसे हम इस पोल्यूशन को रोक पाएँ और अपनी इस प्रीशियस रिसोर्स को बचा पाएँ। The government has taken several such steps, such as establishing water treatment plants in the industrial areas and enforcing laws for the strict implementation of sewage treatment methods for all kinds of waste water. तो इसके लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं कि आप सारा पानी इधर कर दीजिए, इसको ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद इसको वाटर बॉडी में छोड़ा जाएगा। इसके अलावा सीवेज से निकलने वाला पानी भी ट्रीटमेंट करके ही छोड़ा जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा है ऐसा। गंगा एक्शन प्लान was one such initiative launched by the Government of India in April 1985 in order to reduce the pollution load on the river Ganga. तो रिवर गंगा को साफ करने के लिए हमारी सरकार ने अप्रैल 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी, गंगा को साफ करने के लिए। The river Ganga is a major river of the Indian subcontinent. It sustains the life of the entire northern plains of India. Livelihoods of many people are also linked with the river. रिवर गंगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। But the condition of this river is continuously deteriorating due to industrial effluent, runoff and from chemical fertilizers and pesticides used in agriculture within the basin. Large quantities of solid waste, including thousands of animals' carcasses and hundreds of human corpses, which are dumped in the river every day. तो सोच सकते हैं, इंसानों की लाश उसमें डाल दी जाती है, जानवर उसमें नहाते हैं, जानवर भी उसमें मर जाते हैं, केमिकल्स उसके अंदर छोड़े जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी जो गंगा है वो खराब होती जा रही है। कानपुर, एन इंडस्ट्रियल टाउन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इज़ फेमस फॉर इट्स लेदर इंडस्ट्रीज। तो हम सब जानते हैं कि हमारे यूपी में कानपुर फेमस है लेदर के लिए। हियर द कंडीशन ऑफ रिवर गंगा इज़ एक्सट्रीमली ग्रेव, इट सीम्स टू बी डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। मतलब यहाँ तो गंगा की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि इसको रिपेयर कर पाना, रिपेयर का मतलब इसको साफ कर पाना बहुत मुश्किल है। द रिवर इज स्टिल द प्राइवेट गार्बेज डंप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स अलाइक। ये डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, यानी कि जो भी कूड़ा करकट गंदी चीज़ दिखे गंगा में जाके फेंका। डिफिकेशन ऑन द बैंक्स, mass bathing and ritualistic practices such as throwing flowers and idols of god goddesses are very common. उसके अलावा हम धार्मिक चीज़ें करते हैं पर वो धार्मिक चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रही है वो हम नहीं देख रहे हैं। हम मूर्तियों को गंगा में बहा देते हैं, दिए गंगा में बहाते हैं जिसमें तेल होता है। इसके अलावा जो फूल लाते हैं भगवान पे चढ़ाने के लिए उसको भी हम गंगा में डाल देते हैं। तो हमारे जितने भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं ये भी गंगा को खराब कर रही हैं। During the lean period, the river is so shallow that one can walk through its black muddy water. The river is littered with human corpses and animal carcasses throughout its course, and the stench of oily blue-black tannery waste is unbearable. यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन है इसकी कि जब ये कम हो जाता है ना इसमें पानी तो ये दलदल जैसी बन जाती है। इसमें आदमी चल सकता है और दलदल जैसा महसूस करता है। इसके अंदर आपको ऑयल नज़र आएगा, लाशें नज़र आएंगी। As an individual, we can follow simple steps and help in getting rid of the pollution monster. Use water judiciously. Remember the 3 R's: reduce, reuse and recycle. तो पानी को बड़ा ही सोच समझ कर ही यूज़ करें। Do not litter waste, neither on the ground nor in water. तो वेस्ट ना डालें, ना ही आप ग्राउंड पे वेस्ट को डालें, ना ही आप पानी में डालें। कीप अ वॉच ऑन द कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यू बाय। इसके अलावा आप कंपोजिशन देखिए, जो भी आप सामान अपने घर के लिए खरीद कर ला रहे हैं, चाहे वो शैम्पू हो, डिटर्जेंट हो, साबुन हो, उसमें देखिए क्या इतने हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है कि वो ज़्यादा वाटर को पोल्यूट कर दें।
Now, water distribution system. Water purification is the process of removing undesirable chemicals, materials, and biological contaminants from raw water. The various methods of water purification include sedimentation, filtration, distillation, and disinfection. तो वाटर प्यूरिफिकेशन हम प्रोसेस अपना सकते हैं अपने पानी को साफ करने के लिए. अब वाटर प्यूरिफिकेशन है क्या? तो वाटर प्यूरिफिकेशन है वो पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें से आप पानी में से हर तरीके की गंदगी को हटा देते हैं. उसके लिए आप मेथड यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड डिसइंफेक्शन. Simple procedures such as boiling or the use of household filter like candle type filter or activated charcoal filter are physical methods of purification. इसके अलावा घर में जो हम यूज़ करते हैं मेथड कि पानी को हम बॉईल करके यूज़ करते हैं जिससे कि उसके अंदर हार्मफुल जर्म्स मर जाएं. दूसरा हम जो हमारे आरओ होते हैं उसमें एक्टिवेटेड चारकोल के जो सेल्स लगे होते हैं वो होते हैं. इसके अलावा कैंडल टाइप फिल्टर लगे होते हैं जो कि पानी को साफ करके हमें देते हैं. You must have heard of chlorine tablets being added in swimming pools for disinfecting the water. इसके अलावा स्विमिंग पूल में क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं जिससे कि उसके पानी को साफ किया जा सके. This is called chlorination. It is a chemical method of purification. What would happen if you had to drink water directly from a river or lake? Water gets contaminated easily. A glass of water which looks clean may actually have germs, dissolved salts and other harmful substances. एक साफ पानी के ग्लास में भी कई सारी ऐसी गंदगी हो सकती है जो हमें आंखों से नज़र नहीं आ रही पर है. जैसे कि जर्म्स हो सकते हैं उसके अंदर हार्मफुल सॉल्ट हो सकते हैं, उसके अंदर केमिकल्स हो सकते हैं. Drinking such water can make you sick. Waterborne diseases such as cholera, typhoid, dysentery, jaundice are caused by consuming contaminated water. Now we have completed with the chapter and also the syllabus of first term. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on your WhatsApp group. Question answers you have to do by your own. खुद करने हैं आपको. मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा. एसिड रेन हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. क्लोरीनेशन में आपको बता चुकी हूँ. ओके. रिवर गंगा की हालत क्यों ख़राब होती जा रही है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द चैप्टर. रीड द चैप्टर अगेन. वीडियो को बार बार देख लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में. ओके. तो नेक्स्ट टर्म में हम करेंगे न्यू चैप्टर्स. टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.